इस चैनल की सामग्री केवल शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सामान्य जानकारी के लिए है। ये चिकित्सीय सलाह नहीं है। किसी भी अभ्यास से पहले डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लें। अभ्यास अपनी स्वयं की जिम्मेदारी से करें। नमस्ते, मैं हूं वैभव व्यास और मैं हूं पुनीत। हमने योग विषय में मास्टर्स और पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी किया हुआ है और हमने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है अव्यक्त, द अनमैनिफेस्ट। अव्यक्त का मतलब होता है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमने ये नाम क्यों रखा, तो इसका एक गूढ़ कारण है जिसे हम कभी बाद में समझेंगे। हमारा उद्देश्य लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना है और योग विषय में अभी तक क्या क्या अनुसंधान हुए हैं उसकी जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह भी है कि योग और आध्यात्म को समझना, वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो आइए समझते हैं। तो हमारे चैनल का प्रथम वीडियो है योग दर्शन, सभ्यता से विज्ञान तक। आपने कभी सोचा है कि योग की शुरुआत कैसे हुई होगी? क्या ये केवल एक योगिक प्रैक्टिस है या फिर पूरी एक साइंस? चलिए इसको समझते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो प्रथम मानव हुआ था उसने योग कैसे किया होगा, जो तब से चालू हुआ और आज एक न्यूरो साइंस तक पहुंच गया है? तो चलिए इसके टाइमलाइन को समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम भगवान शिव को ही योग का आचार्य मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि योग का पूरा उद्गम भगवान शिव के द्वारा है। लेकिन हम यहाँ पे टाइमलाइन समझ रहे हैं जो कि हमें ऑथेंटिक जो हमें टाइमलाइन पता है, तो वो शुरुआत होती है इंडस वैली से, जो कि स्टार्ट हुई 3000 टू 2500 BC, यानी कि ईसा पूर्व के आसपास। इंडस वैली में क्या हुआ कि जब वहाँ पर खुदाई हुई मोहनजोदाड़ो में, तो वहाँ पर एक हमें स्टेचू मिला जो कि किसी मानव का था और वो पद्मासन की स्थिति में बैठा हुआ था और उसके आसपास कुछ जानवर थे। तो ऐसा माना गया वैज्ञानिकों के द्वारा, उन्होंने उसे प्रोटो शिवा कहा गया, यानी कि प्राचीन योगी। और ये एक बहुत मज़ेदार बात है कि जब पूरी दुनिया भौतिक वस्तुएं और भौतिक दिनचर्या की तरफ भाग रही थी, उस समय भारत में इतना आंतरिक अनुसंधान हो रहा था। उसके बाद वैदिक एंड उपनिषद ईरा स्टार्ट हुआ, जो कि माना जाता है 1500 टू 1000 BC के आसपास का। इसमें हमारे प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो डेवलप हुए, जैसे ऋग्वेद इस एरा में ही माना जाता है और उसमें ये पाया गया, उसमें और मनुस्क्रिप्ट में कुछ ध्यान के बारे में कुछ श्लोक पाए गए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद के बाद में, तो यजुर्वेद में प्राणवायु और अपान वायु का वर्णन बहुत अच्छे से मिलता है और प्राणवायु का सीधा संबंध प्राणायाम से होता है। तो ये माना जाता है कि यजुर्वेद में भी योग के बारे में काफ़ी नॉलेज हमें मिलता है। उसके बाद में कठोपनिषद में एक श्लोक के द्वारा हमें योग के बारे में जानकारी मिलती है, यथा पंच वतिष्ठन्ते। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर मन और हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो अगर सुप्त अवस्था में आ जाती है या एकाग्रता हमारी इतनी बढ़ जाती है कि सुप्त अवस्था में आ जाए, तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। और शायद यही योग का एक सार भी है। इसी को हम बैलेंस और यूनियन भी कहते हैं। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण फेज योग का स्टार्ट हुआ, जो कि 1000 टू 800 BC के आसपास का माना जाता है, जिसे सांख्य एंड योगा फिलोसफी बोलते हैं। इसी टाइम पर हमारी दर्शन, जिसे हम षट दर्शन बोलते हैं, वो भी इसी समय पर इवॉल्व हुए। तो सांख्य दर्शन के मुख्य आचार्य हुए हैं आचार्य कपिल, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार पुरुष और प्रकृति की दोनों अलग अलग सत्ता है। मतलब ये दोनों अलग अलग अपना स्थायी स्वरूप रखते हैं। सांख्य ने हमें ये बताया कि दुख कितने प्रकार के होते हैं। पतंजलि योग सूत्र ने हमें बताया कि इसका अंत कैसे किया जा सकता है। इसके बाद में सीधे हम आते हैं पतंजलि के युग में, जो कि 500 टू 200 BC थे। तो पतंजलि के बारे में कुछ चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों हम पतंजलि को योग में इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि जब हम इस टाइम पीरियड की बात करते हैं जो 500 टू 200 BC के आसपास था, इस समय भारत में ये हो रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे योग के डिफरेंट स्कूल्स थे जो कि ऑथेंटिक थे, लेकिन वो डिफरेंट प्रणाली से योग के बारे में शिक्षा दिया करते थे। पतंजलि को हम इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि पतंजलि ने ही
इन पूरे स्कूलों को कंपाइल करा और एक अपना अष्टांग योग दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये एक पूरा सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया पतंजलि ने, जो कि एक इनर इंजीनियरिंग है, जो कि स्टार्ट होती है बॉडी से, देन उसके बाद माइंड और उसके बाद में सोल तक जाती है, जिससे हम मुक्ति या हम जिसे केवल्य बोलते हैं या मोक्ष बोलते हैं, उसे प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद आगे अगर हम योग की टाइमलाइन देखें तो वो आती है 10 to 15 सेंचुरी के आसपास, जो कि हठ योग और नाथ ट्रेडिशन जिसे हम बोला जाता है। हठ योग और नाथ संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य हुए हैं वो हैं आचार्य गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, और इसी काल में बहुत सारी रचनाएं हुई हैं जो योग का जिनमें सीधा वर्णन मिलता है, जैसे गहरण संहिता, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता, ये सब इसी काल में रचित की गई है। हठ योग का सिंपल सा सिद्धांत था कि उन्होंने शरीर को ही साधना माना और उसी से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहा, और काफी हद तक वो उनके आचार्य इस उद्देश्य में सफल भी पाए गए। नाथ संप्रदाय के बाद में मॉडर्न रिवाइवल साइंस का युग आता है, जो कि 19th सेंचुरी से अभी तक का माना जाता है, जिसे हम मॉडर्न एरा भी कहते हैं। अगर हम इनके प्रमुख आचार्यों की बात करें तो उसमें प्रथम नाम आता है स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने 1893 में शिकागो में योगा और फिलोसफी के ऊपर बहुत अच्छा एक वक्तव्य दिया था, जो कि आगे जाके बहुत फेमस भी हुआ। उसके बाद में स्वामी कुवलयानंद, जिन्होंने केवल्य धाम की स्थापना करी 1924 में, और इस पर्टिकुलर केवल्य धाम की ये विशेषता थी कि इन्होंने साइंटिफिक दृष्टि से योग के बारे में काफ़ी रिसर्च करा। इन्होंने प्राणायाम और आसन पे काफ़ी रिसर्च और प्रैक्टिकल किया, जो कि आगे जाके बहुत फेमस हुए। उसके बाद में अगर हम अभी आज के युग की बात करें और अभी के एकदम करंट टाइमलाइन की बात करें तो इसमें BK सायंगर हुए हैं, उसके बाद में स्वामी शिवानंद हुए हैं, परमहंस योगानंद हुए हैं, और श्री रविशंकर हुए हैं। करेंटली हम बाबा रामदेव हुए हैं। तो ये प्रमुख आचार्य हैं जिनकी योग में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। प्राणायाम पे जो रिसर्च हुआ उससे हमें ये पता चलता है कि ये ऑटोनॉमिक बैलेंस को इम्प्रूव करता है और ऑक्सीजनेशन को बढ़ाता है शरीर में। चूँकि हम अभी केवल साइंटिफिक वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं केवल भौतिक चीज़ों पे ही अपना फोकस करूँगा। वैसे प्राणायाम के आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। तो प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। आजकल काफ़ी डॉक्टर कितने रोगियों को प्राणायाम करने की सलाह देते हैं। चूँकि ऑक्सीजन का प्रभाव जैसे ही ब्लड में बढ़ता है तो कितने ही रोग अपने आप ही दूर हो जाते हैं। दूसरी बात करते हैं हम मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन जिसे हम ध्यान बोलते हैं, वैसे मेडिटेशन और ध्यान को मैं तो अलग अलग वर्ड मानता हूँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, तो यह सबसे पहला काम करता है कि हमारा कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है। अगर कॉर्टिसोल अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी में बहुत एंग्जाइटी, फियर और इस तरह की विकृतियाँ जन्म लेती है, और अगर ये बहुत कम हो जाता है तो इंसान बहुत डल और एनर्जी लेस महसूस करता है। तो सबसे मेन काम है इसको बैलेंस करने का, जो मेडिटेशन के द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। ऑफ कोर्स इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, लेकिन मेडिटेशन एक प्रोसेस है। उसके बाद में सेकंड इसका पॉइंट है कि ये सेरोटोनिन को इंक्रीज करता है। सेरोटोनिन हम एक खुशी का हार्मोन्स मानते हैं। आज के युग में हम देखते हैं कि बहुत से मानसिक बीमारियां फैलती जा रही है। उसका मुख्य वजह है इस सेरोटोनिन का कम हो जाना। मेडिटेशन इस सेरोटोनिन को बढ़ाता है। थर्ड, PFC एक्टिविटी यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी को ये बढ़ाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है PFC एक्टिविटी का कि ये हमारे शरीर में डिसीजन मेकिंग, हम कैसे डिसीजन लेते हैं, हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है, हम लोगों से कैसे मिलते हैं, हमारा इमोशनल वेलबीइंग, हमारा इमोशनल कंट्रोल कैसा है, हमारी एनालिटिक थिंकिंग कैसी है, हम किसी भी चीज़ को किस नज़रिए से देख पाते हैं, ये सब PFC एक्टिविटी के अंदर आता है। और ध्यान इसको बढ़ाता है, यानी कि इसमें क्लैरिटी देता है। उसके बाद में इसका जो फोर्थ मेन फिनोमेना है कि ये एमिगडाला एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। इसका एमिगडाला अगर एक्टिविटी अगर ब्रेन में ज़्यादा हो जाती है तो ये फियर और स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्रिएट करती है, उसको ये रिड्यूस करता है। उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, जिन्होंने कार्डियो और स्ट्रेस बेनिफिट पे बहुत काम करा। तो मेडिटेशन के द्वारा इन्होंने जाना कि ये कार्डियो हेल्थ को भी सुधारता है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा उपयोगी है।
उसके बाद में जॉन कैबेट जिन हुए, जिन्होंने एक MBSR टेक्निक दी जिसका फुल फॉर्म है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि ध्यान की कुछ क्रिया करके, मेडिटेटिव स्टेट या प्राणायाम को यूज करके ये क्रिया होती है और इससे काफी जैसे कार्टिसोल लेवल और सेरोटोनिन लेवल को सुधारा जा सकता है। उसके बाद में सिमन्स और हार्वर्ड स्टडीज से ये पता लगता है कि मेडिटेशन के द्वारा हमारा ब्रेन फंक्शन और जो उसका स्ट्रक्चर है वो एक पॉजिटिव वे में चेंज होता है। योग हमें याद दिलाता है कि हम केवल एक शरीर नहीं है, हम इनर कॉन्शियसनेस है। जब प्राण, शरीर और हमारी सब इंद्रियां एक हो जाती है तो ही हमें इनर पीस और सेल्फ क्लैरिटी आती है, जिसे आत्मबोध भी कहते हैं। इसीलिए शायद इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया, जिससे एक ग्लोबल मैसेज जाता है कि इनर पीस इज यूनिवर्सल। योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं, एक चेतना का विज्ञान है जो शरीर से शुरुआत होकर आत्मा तक जाता है। तो मैं हूं वैभव व्यास और यह है अव्यक्त दान मैनिफेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मीनिंगफुल लगा हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज में हम कवर करेंगे आसन और प्राणायाम के बारे में। आसनों का वर्गीकरण, कितने टाइप के आसन होते हैं, प्राणायामों का वर्गीकरण, कितने टाइप के प्राणायाम होते हैं, ये आप डिटेल में हमें जानेंगे। आगे आने वाली श्रृंखला में आप हमारे साथ अपनी योग की शुरुआत भी कर सकते हैं। हम आगे पूरी श्रृंखला आसन और प्राणायाम की लाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।